इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हेडलाइंस। स्वदेशी अपनाओ जागरूकता अभियान का आह्वान, सीएम धामी ने लिया अभियान में हिस्सा। सीएम धामी ने की पैदल यात्रा। गोवा में भी गणेश चतुर्थी की धूम, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की पूजा अर्चना, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। दमोह में गणेश चतुर्थी पर सजा बाजार, लोग कर रहे हैं जमकर खरीदारी, मूर्तियां बन रही है आकर्षण का केंद्र। दमोह में सरपंच की लापरवाही से ग्रामीणों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना, शौचालय निर्माण में हो रही है लापरवाही, ग्रामीणों को खुले में करना पड़ रहा है शौच, ग्रामीणों ने प्रशासन से की जांच की मांग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के पलटन बाजार में आयोजित स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ नामक जन जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों के अधिकाधिक इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया तथा कहा कि स्वदेशी अपनाना केवल आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि एक राष्ट्र कर्तव्य भी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपने आवास पर पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि समस्त देशवासियों को गणेश चतुर्थी के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवा भर में सभी घरों में गणेश चतुर्थी के इस पर्व पर बहुत उत्साह के साथ भगवान गणेश का पूजन होता है। इस गणेश चतुर्थी के पर्व में भगवान की प्रतिमा से लेकर फल फूल और अन्य सामानों के तौर पर स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल किया जाए। विकसित भारत 2047 के साथ साथ विकसित गोवा 2037 भी हो, मैंने भगवान से यही कामना की है। सबसे पहले गणपति की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरे देशवासियों को इस गणेश चतुर्थी के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति ऐसा उत्सव है जो सुख लाने वाला, सुख करता है, दुख हरण करने वाला है। इसी से सुख लेके आता है और सबका दुख हरण करता है। पूरे गोवा भर में सभी के घर में गणेश चतुर्थी के इस पर्व पर बड़े उत्साह के साथ गणपति का पूजन होता है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी का जो नारा दिया है, इसी गणेश चतुर्थी के पर्व पर हम इस आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा को आगे लेने वाला है। इसी गणेश चतुर्थी के पर्व में गणपति की मूर्ति से लेके जो फल फूल माटोली सब कुछ हमारे लोकल यहीं पे जो निसर्ग में होता है उसी की पूजा यहाँ की जाती है। और इस पर्व कर मैं गणपति देव से मांग रहा हूँ कि विकसित भारत 2047 के साथ साथ विकसित गोवा 2037 हो, यही मांगनी मैं श्री देव गणपति से मांग रहा हूँ। उत्तराखंड के मसूरी वन प्रभाग से 7,375 बाउंड्री पिलर गायब होने का गंभीर मामला सामने आया है। इस पर हल्द्वानी स्थित मुख्य वन संरक्षक IFFS संजीव चतुर्वेदी ने वन मुखिया समीर सिन्हा को पत्र लिखकर SIT जांच की सिफारिश की है। वहीं मीडिया में चल रही चर्चाओं को लेकर मसूरी वन प्रभाग के वन प्रभागीय अधिकारी अमित कुमार ने खुलकर बयान दिया और पूरे मामले की सफाई पेश की। उन्होंने दो टूक कहा कि ना तो मुनारे गायब है, ना ही कोई घोटाला हुआ है। वो जो खबर फैलाई जा रही है वो पूरी तरह भ्रामक है, अधूरी जानकारी और दुर्भावनापूर्ण मंशा से प्रेरित है। इसमें जो है मीडिया में खबर प्रकाशित हो रही है कि मसूरी वन प्रभाग में 7375 संख्या जो मुनारे हैं वो जो है गायब हुए हैं। तो इस क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि ये एक 2023 में एक सर्वे किया गया था हमारे द्वारा ही, जिसमें फील्ड में जो हमारा गजट नोटिफिकेशन है उसके आधार पर जो आरक्षित वन क्षेत्र है, तो फील्ड में कितने जो बाउंड्री पिलर से मुनारे हैं वो उपलब्ध हैं अथवा नहीं। तो इसमें
हमारे प्रभाग की 6 रेंजेस की 33 बीट्स के अंतर्गत, जो अगर मैं एरिया के हिसाब से कहूँ तो लगभग 40,000 हेक्टेयर का जो एरिया है उसमें 7375 पिलर जो हैं वो मौके पे अनुपलब्ध पाए गए थे उस समय। तो इसके क्रम में हमने उस सर को भी इसमें सूचित किया था, और वर्तमान में जो है जैसे ये प्रकरण संज्ञान में आया तो हम लोग इसका एक रीसर्वे जो है करवा रहे हैं, क्योंकि हमने जो फील्ड से जो है बैठक करके जानकारी जुटाई उसमें ये कहा गया कि उस समय जो है मौके पे झाड़ियाँ हो गई थी या कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो इनएसेसिबल थे, दुर्गम थे, वहाँ पे जाया नहीं जा सका। इस वजह से जो है सर्वे जो है प्रॉपरली उसमें जो है उस समय नहीं हो पाया। तो इस बार हम जो है डिटेल एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमने मल्टीपल जो है टीम्स बना रखी हैं, और वो मौके पे जाके जो है जो हमारे सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स हैं उसमें जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं पिलर्स के, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत जो है वो मौके पे पिलर्स को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और ढूंढने के बाद उनकी स्थिति के बारे में जो है वो बताएंगे कि वो क्षतिग्रस्त हैं या मौके पे उपलब्ध हैं या जो भी उसका स्टेटस होगा। इसके अतिरिक्त जो बात आ रही है अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण के संदर्भ में भी हमने जो हमारे बाउंड्री पिलर्स हैं हमने एक रिपोर्ट फील्ड से मंगवाई है, जिसमें भी ये निकल के आ रहा है कि जो पिलर्स हैं जो अनअवेलेबल उस समय थे वो या तो इंटरमीडिएट पिलर्स हैं, और या जो है जो आबादी क्षेत्र है जो आरक्षित वन भूमि से लगता है उससे जो है आरक्षित वन भूमि जो आबादी क्षेत्र से लग रही है उन क्षेत्रों के नहीं है। तो ये कहना जो है वो सही नहीं होगा कि पिलर्स मौके पे ना होने की वजह से जो है कोई अतिक्रमण जो है वो मौके पे हुआ है। कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो जैसे हमारे पास डिटेल रिपोर्ट आएगी तो हम उस पर भी जो है वो टिप्पणी कर पाएंगे। और इसके अलावा अतिक्रमण के संबंध में, क्योंकि अतिक्रमण जो है इसके बाद जो हमारे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की जो धाराएं हैं उसके अनुसार हम इसमें जो है वो कार्रवाई करते हैं। तो 2024 से लेकर वर्तमान तक हमने लगभग 35.91 हेक्टेयर्स जो वन भूमि में अतिक्रमण था उसको भी जो है वो खाली करा दिया है, और अभी हमारा 13.43 हेक्टेयर्स जो है अभी ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें वाद जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की धाराओं के अंतर्गत चल रहे हैं, तो उस पर भी बहुत जल्दी हम लोग कार्रवाई कर लेंगे। तो ये कहना गलत हो गया कि पिलर्स ना होने की वजह से जो है मौके पर कोई अतिक्रमण हुआ है, और बाकी हम डिटेल परीक्षण करा के डिटेल रिपोर्ट के साथ जो है दोबारा जो है इसमें कुछ अपडेट कर पाएंगे। इसमें जैसे कि हमारा जो गज़ट नोटिफिकेशन है वो 1970s का है, और उस समय भी जो नोटिफिकेशन है उस समय भी कुछ जो है पिलर मौके पर अनुपलब्ध नहीं थे। तो ये कोई एक समय की बात नहीं है कि आज जो है मौके से पिलर गायब हैं। ये जो है अनुपलब्ध किसी क्षेत्र में हो सकते हैं, उसके कारण जो है मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे जो है कोई लैंडस्लाइड किसी एरिया में हुआ हो या पिलर्स वो बनाए ही नहीं गए हैं। तो हम लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं, और बाकी इसमें जो हमारे फील्ड स्टाफ हैं जो उनकी मंथली डायरीज़ हैं, मंथली डायरी में ये विवरण जो है वो अनिवार्य रूप से किया जाता है कि उनके पूरे माह में जो भ्रमण हुआ है उस दौरान क्या उन्हें फील्ड पे कोई बाउंड्री पिलर जो है वो मिसिंग पाया गया, कोई बाउंड्री पिलर को क्षति हुई है या किसी तरह का इंक्रोचमेंट हुआ है। तो इसमें जो हमने रिपोर्ट्स देखी हैं तो पिछले एक वर्ष में इस तरह का जो है फील्ड स्टाफ की जो डायरीज़ हैं उसमें इस तरह का कोई मेजर जो है वर्णन नहीं है कि कोई मेजर इसमें अतिक्रमण या कोई लैप्सेस हैं। बट तब भी हम जो है इसमें पूर्व 5 या 10 वर्षों का जो भी डाटा है फील्ड स्टाफ की डायरीज़ के अनुसार जो है उसको भी जो हमारी ये रिपोर्ट बन रही है इसमें उसे भी जो है साथ में जोड़ेंगे। और साथ में जो हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं, क्योंकि इसमें आबादी से लगे क्षेत्र भी काफ़ी हैं रिजर्व फॉरेस्ट से जो लगे हुए हैं, तो वहाँ क्योंकि वो संवेदनशील क्षेत्र हैं, तो यदि इस तरह की सूचना हमारे पास आएगी तो हम एक एक्शन प्लान भी बना रहे हैं इन्हीं पिलर्स को, या जो भी पिलर्स अनुपलब्ध होंगे रिसेंट में उसको रीइस्टाब्लिश करने के लिए, या जो डैमेज हो गए हैं उनकी रिपेयर के लिए। तो वो एक्शन प्लान भी हम बहुत जल्दी बना देंगे, और उसको फेज़ वाइज जो है हम लोग जो है एस्टैब्लिश करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये कहना एकदम गलत होगा कि पिलर जो है किसी एक पर्टिकुलर समय में गायब हुए हैं। ये जो है गायब हुए नहीं हैं, ये उपलब्ध नहीं है मौके पे, जिसको ढूंढने के लिए हम लोग अब जो है जीपीएस और जो हमारी जीआईएस टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग कर रहे हैं, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एटलीस्ट पिलर्स अगर मौके पे उपलब्ध नहीं हैं तो कोई उनके ऐसे चिन्ह जो है मौके पे मिल जाएं, क्योंकि ये पिलर्स जो हैं पूर्व काल में एस्टैब्लिश थे, और उसमें जो है काफ़ी ऐसे साइंस होते हैं, कुछ नेचुरल बाउंड्रीज़ हैं, कुछ जो है
फॉरेस्ट के बीच की बाउंड्रीज़ हैं, तो उसके आधार पे हम लोग जो है इनका चिन्हीकरण बहुत जल्दी कर लेंगे। लेकिन इसको जो है सिर्फ एक अतिक्रमण की दृष्टि से अगर हम जोड़ें तो अतिक्रमण का भी हमारे पास जो है अलग से डेटा है, बट इसको जो है अभी कुछ कहना जो है अभी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि हमारी रिपोर्ट एक बार आ जाएगी, उसके बाद ही हम जो है प्रॉपर्ली उसमें कुछ कह पाएंगे। ये भी एकदम जो है चीज़ों को जो है दो चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है, मतलब कुछ लोगों द्वारा जो है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से दो चीज़ों को जो है वो जोड़ा जा रहा है इसमें। क्योंकि मेरी इस प्रभाग में सिर्फ 1 वर्ष ही मुझे आए हुआ है और ये रिपोर्ट जो है मेरे आने से पहले ही जो है वो बन गई थी। हमारे द्वारा चीज़ों को जो अतिक्रमण है या पिलर्स हैं उनको एस्टैब्लिश करने का जो है वो काम किया जा रहा है, लेकिन जो मेरी जो पर्सनल चीज़ें हैं या जो प्रोफेशनल चीज़ है उन दोनों चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। बाकी जो संपत्ति की बात की जा रही है वो मेरे और मेरे परिवार की जो भी सोर्सेज हैं उससे अर्जित की गई है और वो जो है डिक्लेयर्ड संपत्ति है, कहीं किसी से कुछ छुपा नहीं है। वो हमारी IPR में जो है वो ईयरली डिक्लेयर होती है, वो डिक्लेयर की गई है, सभी लीगल सोर्सेज से जो है उसको प्रिपेयर किया गया है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो है दोनों चीज़ों को लिंक किया जा रहा है और मेरी पर्सनल लाइफ पे जो है वो कमेंट किया जा रहा है। तो इस संबंध में मैं जो है जो डिफेमेशन जो इसमें हो रहा है, इस क्रम में जो भी हमारी लीगल जो कार्रवाई है वो बहुत जल्दी कुछ लोगों के विरुद्ध जो है अमल में लाई जाएगी। सपा नेत्री शशिमा सिंह दोहरे ने मंत्री असीम अरुण के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस मकान में मंत्री का कार्यालय है वहां मालिक के डबल वोट है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यालय के पास कई ऐसे घर हैं जिनमें लोग नहीं रहते, फिर भी वोटर लिस्ट में उनके नाम है। सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्री असीम अरुण ने विपक्ष को निशाने पर लिया था वोटर लिस्ट के मामले में। कहा था कि एक व्यक्ति के 2-2 जगह वोट हैं। इस पर क्या आपका कहना है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि जिनके खुद के मकान शीशे के हो वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और माननीय मंत्री जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने पार्टी या किसी भी दल के बेसिस पर आपने इस चीज़ को तो देख लिया, दर्शा दिया कि किस व्यक्ति के 2-2 जगह वोट बने हुए हैं। मुझे लगता है कि शायद आपने पूर्ण रूप से जो भी मतदाताओं की सूची थी उनकी जांच पड़ताल नहीं की। यदि आपने की होती तो ये भी आपको दिखाई देता, और अगर दिखाई दिया भी है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये तथ्य जानबूझ करके छुपाए जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी, मैं बूथ प्रभारी हूँ, माननीय मंत्री जी का कार्यालय यहाँ पर बना हुआ है, कलेक्ट्रेट रोड पर हौदापुर लगता है। भाग संख्या 249 249 के पृष्ठ संख्या 10 पर सुधीर कुमार पाठक जी, जिसमें इन्होंने अपने सरनेम का इस्तेमाल नहीं किया है, सुधीर कुमार पाठक जी, जिनके पिता का नाम हरिनंदन लाल है, उनकी पत्नी है मनीषा जी, श्रीमती मनीषा जी, और उनके पति का नाम सुधीर कुमार पाठक जी है। और ये उस घर के ऑनर हैं जहां पर माननीय मंत्री जी ने कार्यालय बना रखा। आखिर क्यों इसकी जांच पड़ताल नहीं की गई? ये निवासी जो हैं वो मिरगावा के हैं और भाग संख्या 89 में इन दोनों व्यक्तियों के वोट वहां पर बने हुए। तीसरी बात, इसकी एप्लीकेशन भी हम लोगों ने, इसका प्रार्थना पत्र भी BLO को दिया था। प्रिंसी दुबे जी, जिनके पिताजी का नाम है सुधीर कुमार जी, और यह वोट क्यों नहीं, विवाह के उपरांत काफ़ी टाइम हुआ है तो स्वाभाविक है कि जहां भी होंगे वहां पर दोबारा से वोट बना होगा, क्योंकि इसके बाद पालिका चुनाव और हमारा लोकसभा दोनों के चुनाव हुए हैं। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो भाग संख्या 250, तकरीबन 8 से 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, हमारे ही घर से मिली हुई दीवार है। ये तो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर नहीं थे और शायद ये वोटर भी नहीं थे। श्री हरिश्चंद्र जी, जिनके पिताजी का नाम है दुलारे लाल जी, इसकी पृष्ठ संख्या है 9, और इनकी पत्नी अपर्णा जी, दोनों लोगों के वोट हम लोगों के प्रार्थना पत्र देने के बाद भी नहीं काटे गए। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि माननीय मंत्री जी, जो आपने मुद्दा उठाया है और इलेक्शन कमीशन को आपने धन्यवाद दिया है, तो उनको धन्यवाद देने की बजाय हमारी मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने की मांग की जाए, क्योंकि स्वाभाविक कहीं ना कहीं यह भी है कि जो लोग पैतृक निवासी किसी न किसी गांव के हैं, चाहे वो नौकरी के लिए बाहर गए हों या काम करने के लिए जिन्होंने अपना घर बनवा रखा है, वह भी अपना वोट वहां पर बनवा लेते हैं।
धांधली, आप प्रतिपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगी आपने वोटों की धांधली कम से कम स्वीकार तो की है, और ऐसे न जाने कितने एफिडेविट्स भी हम आपको देंगे। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। आपने जो मुद्दा छेड़ा है, अभी हमने शुरुआत आपके घर से की है। इसके बाद हम आपके तमाम ऐसे नेताओं, आपके कार्यकर्ताओं की सूची जल्द ही आपको सौंपेंगे। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में सुंदर गणेश जी की मूर्ति रखी गई है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इन मूर्तियों की विशेषताएं हैं कि गणेश जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर है और इसकी सुंदरता को देखकर लोग आकर्षित हो रहे हैं। इन गणेश जी की सुंदरता और सिद्धि को देखते हुए लोग इन्हें खरीदने के लिए उत्साहित हैं। गणेश जी की मूर्ति का वास्तु महत्व भी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी की मूर्ति की सूंड बाईं ओर झुकी होनी चाहिए, जो समृद्धि, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा गणेश जी की मूर्ति का रंग भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि सफेद रंग की मूर्ति शांति और शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। खबर मध्य प्रदेश के दमोह जिले के है, जहां पिडरई ग्राम पंचायत में सरपंच गोविंद ठाकुर के कराए गए निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं सामने आई है। गांव में बनी नाली 3 फुट चौड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 20 इंच चौड़ी और 10 इंच गहरी नाली बनाई गई है, जिससे बारिश का पानी रुक जाता है और जल भराव की समस्या हो रही है। साथ ही शौचालय निर्माण में भी लापरवाही बरती गई, जिससे ग्रामीणों को खुले में शौच जाना पड़ रहा है। वहीं मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और सुविधाओं की सुधार में मांग की है। नाली नहीं बनी है, पानी के लिए निकालने में परेशान है। तो ये नाली बनाई गई थी कितनी दूरी से? नाली टेम्परेरी बस बनाई गई थी और नाली बन कर चली गई है। मतलब किस समय? 4-5 साल पहले। अच्छा, उस समय कौन सरपंच रहा? उस समय सरपंच रहे सुरेश पाल। और सचिव कौन है? सचिव उस समय दूसरे सचिव रहे। कौन? नाम नहीं मालूम, ठाकुर रहे। ठाकुर। तो आप लोगों को कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है? पानी की दिक्कत है, पानी निकालने में कहाँ जाए। और ये पानी नल तो लग गया, अब पानी का उपयोग करते, पानी निकालने की जगह ही नहीं है। हम अब किसी के दौरे में पानी फेंको। क्या नाम आपका दादा? मेरा नाम कलू। कलू। श्याम मंदिर मित्र मंडल करनी नगर बीकानेर रिद्धि सिद्धि पैलेस इंडस्ट्रियल एरिया रानी बाजार में श्याम बाबा के भव्य कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्याम मंदिर खाटू धाम से पुजारी महंत मोहनदास महाराज और उनके पुत्र अपने भजनों से भक्तों को मोहित करेंगे। आपको बता दें कि इस तरह का आयोजन हर साल किया जाता है। धार्मिक आयोजनों की कड़ी में बीकानेर एक अलग ही महत्व रखता है। इस श्याम आयोजन को लेकर हमारे संवाददाता योगेश कुमार ने श्याम मित्र मंडल करनी नगर बीकानेर के अध्यक्ष नरेंद्र खत्री से बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार, पल्स 24 न्यूज संभागीय बीकानेर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीकानेर में रिद्धि सिद्धि पैलेस रानी बाजार में 13 सितंबर को होगा श्याम बाबा का भव्य कीर्तन। इसी के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं श्याम मित्र मंडल करनी नगर श्याम मंडल के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जी खत्री। ये हमें बताएंगे कि 13 तारीख को बीकानेर की पावन धरा पर किस तरह का श्याम बाबा का आयोजन होने जा रहा है। जी सर, बताएं, श्याम बाबा के भक्तों के लिए बीकानेर में क्या कुछ लाए हैं आप? ये जो उत्सव होगा श्याम बाबा का, ये अपने आप में बहुत भव्य और बहुत आकर्षक, बीकानेर शहर के निवासियों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण होगा। और इसमें 13 सितंबर शाम 7:15 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह आरती होगी, प्रभु इच्छा तक ये कीर्तन चलेगा। ये बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन श्री श्याम मित्र मंडल जो हर साल करते हैं, इस बार का कुछ विशेष है, तो इसलिए सभी शहरवासियों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो खुद भी आएं और अपने सभी मित्रों, इष्टों को, परिवारजनों को लेकर आएं। इसके अलावा सबसे खास बात इसमें यह है कि खाटू श्याम जी मंदिर से महंत श्री मोहनदास जी महाराज स्वयं अपने सुपुत्र श्री श्याम सिंह जी के साथ में पधार रहे हैं। उनका अखाड़ा रहता है रात से लेकर सुबह तक, उसमें सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्याम बाबा का इस दिन जो विशेष श्रृंगार होता है, इत्र वर्षा होती है, फूलों से उनका श्रृंगार होता है, पुष्प वर्षा होती है, चंग धमाल होती है। तो मैं शब्दों में तो बता ही नहीं सकता कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। वो नज़ारे मिलते हैं जो शायद खाटू धाम में जाने से ही मिलते हैं। द्वार ऐसा लगता है जैसा अपने आप में खाटू धाम जाने के बाद में जैसा एहसास होता है, उससे वैसा ही एहसास होगा। तो मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है कि जरूर समय पर पधारें और बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी सर, ये श्याम अखाड़ा क्या है? श्याम अखाड़ा असल में महंत श्री मोहनदास जी
के जो भजन हैं उनकी वाणी में, और जो उनके पूर्वज थे उनके लिखे हुए भजन, वो अपनी आवाज में बाबा को रिझाते हैं उन भजनों से। और उस समय जो एक कनेक्टिविटी बनती है महंत श्री और बाबा श्याम की आपस में, उस समय जितने भी भक्तजन बैठे होते हैं उनके मन में जो जो भी मनोकामनाएं होती हैं, तो उस कनेक्टिविटी की वजह से, उस अखाड़े की वजह से वो मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं। ऐसा जो पूर्व में उत्सव हमारे हुए हैं उनमें भी हुआ है और इसमें भी निश्चित रूप से होगा, हमारा पूरा विश्वास है। तो इसलिए पूरे शहरवासियों से दोबारा अपील है कि वो जरूर आए। इस उत्सव का एक और मुख्य आकर्षण रहेगा जिसमें बीकानेर के स्थानीय कलाकारों के साथ बाहर के जो कलाकार हैं, उसमें श्री गंगानगर, चूरू और जयपुर से, सबसे खास बात यह कि जयपुर से जो नेशनल लेवल के कलाकार हैं जिनकी आवाज में इतना दम है कि वो बुलाते हैं, ऐसा कहते हैं कि वो बुलाते हैं तो बाबा निश्चित रूप से आते हैं। श्री मुकेश भागड़ा, वो अपने भजनों से बाबा को रिझाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा आकर्षण इस उत्सव का रहेगा। जी धन्यवाद जी। तो ये थे नरेंद्र जी खत्री, श्याम मित्र मंडल करनी नगर के अध्यक्ष। 13 सितंबर 2025 को यहाँ बीकानेर में रिद्धि सिद्धि पैलेस रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया में होगा श्याम बाबा का भव्य आयोजन। आपसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पधारें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।